नाग मंदिर की रहस्यमयी अप्सरा भाग 1। 3 घंटे की फ्लाइट और फिर सरकारी वैन में 2 घंटे की लॉन्ग ड्राइव करके जय की हालत खस्ता हो चुकी थी। इन 5 घंटों में वो 2-3 बार झपकी भी ले चुका था, पर वैन का ड्राइवर वीरेंद्र जय से भी अधिक थका हुआ दिख रहा था। एक लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद जय अपने घर पहुंचा। जय ने वीरेंद्र को आराम करने के लिए कहकर उसे अपने घर के पीछे वाले रूम में भेज दिया। तभी जय का नौकर रतनलाल दौड़ा दौड़ा आया और वैन में रखे सामान को जय के साथ से उठवाने लगा। वैन की पिछली सीट और डिग्गी में बड़ी बड़ी बोरियां रखी थी। उन बोरियों में बहुत सारे टूटे हुए, पिचके और मुड़े हुए मिट्टी, पीतल और तांबे के बर्तन रखे हुए थे। रतनलाल उन टूटे फूटे मिट्टी के बर्तनों को देखकर मुंह बनाकर जय से बोला, ये सब कहीं फेंक देते साहब, ये टूटे फूटे बर्तन इस कार में क्यों रखा है? कहकर उसने जोर से उन बर्तनों को नीचे रख दिया। नीचे रखते ही बड़े तेज की आवाज आई। जय थोड़ा सा झल्लाकर बोले, अरे अरे, जरा धीरे से रखो रतनलाल, ये 1000 साल पुराने समय के बर्तन हैं, इन्हें कहीं फेंकना नहीं है, म्यूजियम में ले जाना है, वहां रखा जाएगा। रतनलाल बड़ी लापरवाही से बोला, अच्छा अच्छा, आप फिर से कहीं खुदाई करवाने गए थे और ये वहीं से ये सब मिले हैं? तब तो लोग इसे देखने आएंगे, इसे देखने के पैसे लगेंगे, है ना? जय सुकून भरी आवाज में बोला, हाँ रतनलाल, ये 11वीं शताब्दी के बर्तन हैं, उस समय के राजा महाराजा इसे यूज करते थे। अच्छा, अब तुम जाओ और मेरे नहाने का पानी गर्म करो और गर्मागर्म फ्रेश ब्रेकफास्ट बनाओ, मैं जरा ये सारे सामान चेक कर लूं। जी साहब, क्या उस ड्राइवर के लिए भी नाश्ता बना दूं? नहीं, वीरेंद्र अभी बहुत थका हुआ है, जब वो सोकर उठ जाए तो उसके लिए कुछ बना देना। ठीक है, कहकर रतनलाल मुंह बनाकर वो सब बर्तन देखकर घर के अंदर घुस गया। जय उन बर्तनों को गिनती कर रहा था, तभी किसी लड़की ने जय की पीठ पर अपना हाथ रखकर कहा, कैसी रही सोनभद्र की जर्नी? कितना गोल्ड मिला? किसी राजा महाराजा की घोस्ट से मुलाकात हुई या नहीं? जय उस लड़की की ओर मुड़ा, वो लड़की खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे देखकर जय के गंभीर चेहरे पर मुस्कान तैर गई। लड़की का नाम मंदिरा है, ये जय की मंगेतर है। मुस्कुराते हुए जय बोला, माय डियर, मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। पुरानी से पुरानी चीजें खोजना, उन्हें सेफ रखना और देश को उसके बारे में बताना मेरा काम है। नई जनरेशन को हजारों साल पुरानी सभ्यता से परिचित कराना मेरा काम है। तुम्हारी तरह मैं भूत प्रेतों पर रिसर्च और रिपोर्टिंग करने वाला पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ऑफिसर नहीं हूँ। मंदिरा ने कहा, ओह, क्या डिफरेंस है दोनों में? तुम पुरानी चीजों को खोजते हो, मैं पुराने लोगों की आत्माओं को। जी नहीं, बहुत डिफरेंस है। तुम ऐसी चीज सर्च करती हो जिनका कोई वजूद ही नहीं है। मैं ऐसी चीजें खोजता हूँ जो हजारों साल पहले जमीन में दबी हुई है। अब एक बात बताओ, तुम्हें आज तक कभी कोई भूत प्रेत मिला क्या? नहीं न, मुझे देखो, जहाँ भी जाता हूँ, ओल्ड और प्रेसियस चीजें लेकर आता हूँ। अचानक मंदिरा इस टॉपिक से हटकर चहकते हुए अंदाज में बोली, अरे ये सब छोड़ो, मुझे नहीं तो पर तुम्हें किसी दिन भूत जरूर मिल जाएगा। पर हाँ, तुम ये तो बताओ, सोनभद्र में कितना सोना मिला? टीवी में तो दिखा रहे थे कि वहाँ 4000 टन सोना गड़ा है, तुम लोगों को कितना मिला? कुछ 1-2 केजी गोल्ड इधर उधर किए या सब गवर्नमेंट को ही दे दिया? जय ने मुंह बनाकर, कोई गोल्ड नहीं मिला, केवल टाइम वेस्ट हुआ और कुछ नहीं। हमारे कंट्री में भी पढ़े लिखे बेवकूफों की कोई कमी नहीं है। एक साधु को सपना आता है कि सोनभद्र जिले के एक गांव में हजारों टन सोना गड़ा है। वह साधु अपने गांव वालों से कह देता है और गांव वाले उस साधु की बात का वीडियो बनाकर फेसबुक व्हाट्सएप पर वायरल कर देते हैं। बस सबने उसे सही मान लिया और हमारे बड़े ऑफिसरों ने हमें सोनभद्र दौड़ा दिया। पूरे गांव को आर्कियोलॉजी ने अपने कब्जे में लेकर खुदाई करवानी शुरू कर दी। ऐसे सपने सच होने लगे तो कहना ही क्या। तो क्या वहां गोल्ड नहीं मिला? कुछ गिनती के गोल्ड क्वाइन मिले हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन, खिलौने, जानवरों की हड्डियां और कुछ तांबे की मूर्तियां। ये सब शायद 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच की है। ओह गॉड, गई भैंस पानी में। मुझे लगा था कि कुछ गोल्ड वोल्ड मेरे लिए भी मारकर लाए होगे। फोकट में गोल्ड की ज्वेलरी बनवा लेती। जय हंसने लगा और बोला, चलो अंदर,
तब तक मैं नहा धो लेता हूँ। ब्रेकफास्ट करते हुए बातें करते हैं। ओके, कहकर मंदिरा और जय घर के अंदर घुस गए। जब तक मंदिरा और जय नाश्ता कर रहे थे तब तक रतनलाल ने वह सारा सामान जय की कार में रख दिया था। दोनों कार में आकर बैठ गए। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? मंदिरा बोली, नेशनल हेरिटेज म्यूजियम। वहीं ये सारी चीजें रखनी है और उसके बाद शायद कुछ और रिसर्च करने के लिए कहीं जाना पड़ सकता है। तुम्हारी इन पुरानी चीजों के लिए इतना लगाव देखकर तो मैं हैरान रहती हूँ। अगर सच कहूँ तो इतना तो मैं भूत प्रेत और आत्माओं के बारे में भी नहीं सोचती हूँ। अगर मैं भी तुम्हारी तरह इतना डेडिकेट होकर काम करूँ तो डेफिनेटली किसी भूत प्रेत से मुलाकात हो सकती है। जय हंसते हुए बोला, हाँ शायद। अल्केमिस्ट नावेल की वह लाइन तो सुनी होगी ना, कि किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लगा देती है। अच्छा, तुम तो जिस चीज को दिल से चाहते हो वो तो तुम्हें मिल ही जाता है, क्यों है ना? जय एक गहरी सांस लेकर बोला, पता नहीं क्यों, मैं समझ नहीं पाया कि मुझे पुराने समय की चीजों से इतना प्यार क्यों है। लोग फ्यूचर का सोचते रहते हैं पर मैं हमेशा पास्ट का ही सोचता रहता हूँ। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं रॉन्ग टाइम पर पैदा हुआ हूँ। मुझे 2000 साल पहले पैदा होना चाहिए था। ओह रियली? यस यस। कभी कभी मैं इन पुरानी मूर्तियों आर्ट में इतना खो जाता हूँ कि मन करता है काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं कुछ हजार साल पीछे चला जाऊं और देखूं कि उस टाइम अपना देश कैसा था, लोग कैसे थे, वे फ्यूचर के बारे में क्या सोचते थे, उनका खाना पीना कैसा होता था, इतने सुंदर सुंदर महल और मंदिर बना कैसे लेते थे, उनके मनोरंजन के साधन क्या थे, राजा रानी कैसे होते थे और राजकुमारियां कैसी होती थी। कहकर जय सोचने लगा कि काश कोई टाइम ट्रैवल जैसी कोई चीज होती तो मैं हजारों साल पीछे चला जाता। शेष अगले भाग में। नमस्कार दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कृपया अपनी अमूल्य प्रतिक्रिया अवश्य दें और कमेंट करके मुझे प्रोत्साहित करें और अपना प्यार बनाए रखें। नाग मंदिर की रहस्यमयी अप्सरा भाग 2। मंदिरा उसे चिकोटी काटकर छेड़ते हुए बोली, ओहो, राजकुमारियां देखना है जनाब को। जय ने झिझक कर थोड़ा सा शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं, सिर्फ राजकुमारियां ही नहीं, मतलब और भी लोग। मैंने इतना सब कुछ कहा, तुमने केवल राजकुमारी ही सुना? मैं भी भूतों के बारे में जानना चाहती हूँ। वे कैसे दिखते हैं, खाते क्या हैं, और अपने अजीब से काले मटमैले सफेद कपड़े कहाँ से सिलवाते हैं? उनका ड्रेस डिजाइनर कौन है? मंदिरा हंसते हुए बोली। जय ने मंदिरा की इस मजाक को इग्नोर करते हुए फिर से कहा, मैं अक्सर सोचता रहता हूँ कि क्या वाकई में राजा रानी, राजकुमार राजकुमारियाँ ऐसे ही होते थे जैसा हम टीवी में, फिल्मों में और हिस्टोरिकल सीरियल्स में देखते हैं, या उससे कुछ अलग? मैं सच में पुराने समय में जाना चाहता हूँ। अच्छा, ऐसी बातें मत किया करो। तुम्हें पता है ना, मेरे एक अंकल ज्योतिषी है और वे कहते हैं कि ऐसी अनएक्सपेक्टेड बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि हमारी पूरी लाइफ में किसी भी मोमेंट पर हमारे जीभ पर एक बार माँ सरस्वती जी बैठती हैं और उस समय की कही हुई बातें सच हो जाती है। इसलिए ऐसी बातें मत कहा करो, वरना ये सच भी हो सकता है। जय ठहाके मारकर हंसने लगा, ओह कमान, तुम्हारे ज्योतिषी अंकल, उन्होंने तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम्हारी मुलाकात भूतों से कब होगी? मेरे अंकल फ्यूचर बताते हैं, पास्ट नहीं। क्यों, तुम्हें भूतों से मिलना है? ये तो फ्यूचर हुआ ना। हाँ, पता नहीं, वैसे देखो हमारी क्या मैचिंग है। लोग कहते हैं कि हम एक परफेक्ट कपल हैं। तुम्हें पुरानी चीजों से लगाव है और मुझे भटकती हुई आत्माओं से। भूत प्रेत केवल मन की उपज है, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिस दिन तुम्हारी भूतों से मुलाकात हो जाएगी तब पता चलेगा कि वे हैं या नहीं। मुझे भी इंतजार रहेगा। जय की कार नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के सामने आकर रुक गई। वहां कई और आर्कियोलॉजिस्ट इधर उधर टहल रहे थे, वहां रखी पुरानी चीजों को रीड कर रहे थे। जय ने कार से सारा सामान उतरवा कर कल्चर हेरिटेज में रखवा दिया। जय की लाई हुई मूर्तियों पर पाली भाषा में कुछ लिखा था। एक पूरा लिपि विशेषज्ञ के पास उन मूर्तियों को भेज दिया गया। एक आर्कियोलॉजिस्ट जय के पास आकर बोले, ये मूर्तियां शायद 10th या 11th सेंचुरी की है। जय ने कहा, मेरा भी यही अंदाजा है। तभी उन दोनों से एक सीनियर ऑफिसर उनके पास आया और जय से बोला, वेल डन जय,
यू हैव डन ग्रेट वर्क। जय थोड़ा सा अपना सिर झुकाकर बोला, थैंक यू सर। अभी बनारस से एक न्यूज आई है कि वहाँ के एक गांव में 2nd सेंचुरी से 5th सेंचुरी के बीच के कुछ मंदिरों के खंडहर मिले हैं। गोल्ड और सिल्वर की चीजें भी मिल सकती हैं। तुम वहाँ अपनी टीम लेकर जाओ और खुदाई करवा कर देखो वहाँ क्या क्या मिलता है। उस जगह को वहाँ के पुलिस वालों ने अपने कब्जे में ले लिया है। वहाँ एक छोटा सा म्यूजियम भी है, एक बार वहाँ भी हो आना। अगर कुछ रिसर्च करने लायक चीज मिले तो जरूर ले आना। ओके सर। अपने सीनियर से सलाह मशवरा करने के बाद जय हेरिटेज कल्चर से बाहर निकला। उसे देखते ही मंदिरा ने अपने कान से ईयरफोन हटा लिया और बोली, तो नेक्स्ट खुदाई के लिए कब जाना है? जय अपनी भौहें ऊपर कर आश्चर्य से मंदिरा को देखकर बोला, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है फिर से कुछ नया रिसर्च करने के लिए मिला है और कुछ पुराना मिला है। हाँ, बनारस से आगे एक गांव है। गांव क्या, वह तो जंगल ही है, वहीं जाना है। कहकर जय ने कार स्टार्ट कर दी और बातों करते हुए वे मंदिरा के ऑफिस के सामने कार आकर रुक गई। अच्छा चलो ना, मेरे ऑफिस में पैरानॉर्मल सोसाइटी के चेयरमैन आए हैं, भूतों के बारे में कुछ नया सुनाने वाले हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, वही भूतों पर लेक्चर होगा। तुम अंदर चली जाओ, लेक्चर सुनकर आओ, तब तक मैं कार में ही तुम्हारा वेट करूंगा। ओह कमान, केवल आधे घंटे का होगा। नहीं, तब तक मैं सामानों की लिस्ट बना लेता हूँ, मुझे बनारस जाने की तैयारी भी करनी है। ओहो चलो ना, कुछ इंटरेस्टिंग ही सुनने को मिलेगा। मंदिरा जय का हाथ पकड़कर खींचते हुए अंदर लेकर चली गई। पैरानॉर्मल टॉपिक पर स्पीच स्टार्ट हो चुका था। पैरानॉर्मल सोसाइटी के चेयरमैन भूतों और आत्माओं पर लेक्चर दे रहे थे। मंदिरा ने उनकी ओर इशारा करके जय से कहा, ये अमन सर है, पैरानॉर्मल सोसाइटी के चेयरमैन। ये कई सालों से भूत प्रेतों पर रिसर्च कर रहे हैं, जैसे तुम हजारों साल पुराने मंदिरों पर रिसर्च कर रहे हो। इनसे बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें सुनने को मिलेंगी। जय मुंह बनाकर बोला, ओ गॉड, ये बुलशिट तुम ही सुनो, मुझे ईयरफोन दो, मैं तब तक कुछ म्यूजिक सुन लेता हूँ। नहीं, ये लेक्चर तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। पता है अमन सर देश के कई सारे हांटेड प्लेसेस पर जा चुके हैं, जैसे भांगड़ फोर्ट, शनिवार वाड़ा, धोलावीरा गांव, पर सर का पाला किसी भूत से नहीं पड़ा। पर इन्होंने इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियां जुटाई है। लिसन, अब अमन सर बोलने वाले हैं। जय न चाहते हुए भी मन मारकर बैठ गया। मंदिरा के चेहरे पर कौतूहल देखते ही बनता था। अमन सर का लेक्चर स्टार्ट हो गया। हमारा भारत देश आदिकाल से ही अनेक रहस्यों से भरा देश है, या फिर ये कह सकते हैं कि भारत एक रहस्यमयी देश है। कुछ रहस्य सुलझे हैं और कुछ आज भी अनसुलझे हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक है भूत प्रेत, चुड़ैल और डायन का अस्तित्व। पूरी दुनिया इनके बारे में रिसर्च कर रही है। हमें ये तो पता है कि ये सब बुरी शक्तियां हैं, पर सोचने वाली बात ये है कि ये सब पहली बार किसके जहन में आई होंगी। किसने सोचा होगा कि ऐसी भी चीजें होती हैं। ये कोई इमेजिनेशन तो नहीं हो सकती है। जरूर किसी ने ऐसी किसी शक्ति का सामना किया होगा और आज भी लोग कर ही रहे हैं, तभी तो इन पर आज भी लोगों का विश्वास कायम है। अमन सर कुछ क्षण रुककर फिर से बोले, मुझसे बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे भूतों पर विश्वास नहीं है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्यों? वो बोलते हैं, क्योंकि हमने भूत देखा ही नहीं है। मैं पूछता हूँ, क्या तुम भगवान मानते हो? वे बोलते हैं, हाँ, हम भगवान तो मानते हैं। मैं फिर से पूछता हूँ कि क्यों भगवान मानते हो, जबकि देखा तो उन्हें भी किसी ने नहीं है। आखिर कैसे विश्वास हो कि भगवान है, और क्यों विश्वास न हो कि आत्माएं नहीं होती? भगवान यानी अच्छी शक्ति, भूत यानी बुरी शक्ति। हम कहते हैं कि ये भगवान की इच्छा थी इसलिए ऐसा हुआ। कई बार भूत प्रेतों की भी इच्छा होती है और वो हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। भगवान हमसे कई काम करवाता है, तो कई बार प्रेतात्माएं भी हमसे कुछ करवाना चाहती है। उनके पास तमाम अलौकिक शक्तियां होती है, पर फिर भी जो काम एक जीता जागता इंसान उनके लिए कर सकता है, वे खुद अपने लिए नहीं कर सकती है। ज्यादातर वे किसी एक ऐसे मनुष्य को चुनती है जो उन पर यानी भूतों पर विश्वास ही नहीं रखता है, और ये भी देखा गया है कि 99% वे अपनी मुक्ति के लिए इंसानों को अपना जरिया बनाती है।
भगवान तो आज तक साक्षात किसी के सामने नहीं आए हैं, पर इन प्रेतात्माओं ने किसी एक मनुष्य को चुन लिया तो साक्षात उसके सामने आ जाते हैं और अपने साथ हुए कर्मों को उसके सामने खोलकर रख देते हैं। शेष अगले भाग में। दोस्तों, अपनी अमूल्य प्रतिक्रिया अवश्य दें। कहानी का अगला भाग के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। नाग मंदिर की रहस्यमयी अप्सरा भाग 3। जय खींचते हुए मंदिरा से धीरे से बोले, ये क्या बुलशिट बोल रहे हैं तुम्हारे अमन सर, मतलब कुछ भी बेसिर पैर की बातें बोले जा रहे हैं और तुम तो ऐसे सुन रही हो जैसे मंगल पर लाइफ मिल गई हो, मून पर ऑक्सीजन मिल गया है या फिर धरती पर डायनासोर वापस लौट आए हैं। मंदिरा ने कहा, वो तो ठीक है, पर ये सब क्या वाकई यूनिक बातें नहीं है? कुछ नया, कुछ डिफरेंट। अच्छा चलो ये बताओ कि अमन सर ने कुछ गलत तो नहीं कहा? तुम भी तो एवरी ट्यूसडे को कनॉट प्लेस वाले हनुमान मंदिर जाते हो, आखिर क्यों? भगवान पर भरोसा है न तो इस पर क्यों नहीं? जय कुछ न बोला, उसे पता था इस बेवकूफ़ी भरे सवाल का कोई जवाब ही नहीं है। लेक्चर आगे बढ़ा। जब तक वे भटकती आत्माएं अपने चुने हुए मनुष्य से अपना काम नहीं करवा लेती हैं, वे तब तक उसे नहीं छोड़ती हैं। अपने कई रिसर्च में हमने पाया है कि भूतों का साक्षात्कार उन्हीं लोगों को हुआ है जो भूतों में एकदम विश्वास नहीं रखते हैं, नास्तिक होते हैं या बहुत ही कम पूजा पाठ करते हैं। अब मंदिरा जय से बोली, तुम्हें तो भूतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है ना? देखना तुम्हारा पाला किसी दिन भूत से जरूर होगा। जय ने कहा, आई विश कि ऐसा ही हो। पैरानॉर्मल सोसाइटी के अगले मेंबर नवीन सर बोले, अगर कभी आपका पाला इन केस किसी भूत से हो जाए तो एकदम नहीं घबराना है, धैर्य के साथ इनकी बातें सुननी चाहिए क्योंकि ये किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये केवल अपनी मुक्ति ही मांगते हैं। अब मंदिरा इस लेक्चर को इग्नोर कर जय से बोली, बनारस क्यों जा रहे हो? मंदिर ही है या कुछ और? बताया तो था कि वहाँ 1000 साल पुराने मंदिर का अवशेष मिला है। अच्छा, पर मैंने तो सुना है कि नॉर्थ इंडिया के ऑलमोस्ट सारे मंदिर मुगल पीरियड में तोड़ दिए गए थे। हाँ, पर कुछ छोटे मोटे मंदिर अभी भी है, कुछ मंदिरों के अवशेष मिले हैं और अभी एक जमीन में दबी मिली है। इन सब पर रिसर्च किया जाएगा। ओके, पर अगर तुम्हें 1000 साल पुराने मंदिरों पर रिसर्च करना है तो तुम साउथ की ओर क्यों नहीं चले जाते? वहाँ तो 7वीं सेंचुरी तक के मंदिर है, वहाँ बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अभी तो इसके बारे में सोचा नहीं है, अभी पहले बनारस हो आऊं, वहाँ शायद 1 मंथ लग जाए, फिर राजस्थान के कुछ फोर्ट में भी कुछ रिसर्च करने के लिए जाना है। मंदिरा एक गहरी सांस लेकर बोली, तो हमारी शादी की डेट वाले दिन तो आ जाओगे ना, कि फिर से डेट आगे बढ़ानी होगी? ओह कोई बात नहीं, चलो शादी करके साथ चलते हैं। वैसे भी बनारस में एक से बढ़कर एक रोमांटिक प्लेस हैं। जय ने थोड़ा शरारती अंदाज में कहा। मंदिरा मुंह बनाकर बोली, जी नहीं, मैं सूरत बीच जा रही हूँ, वह भी एक हॉन्टेड प्लेस है, जब तक मैं भूत नहीं ढूंढ लेती मैं शादी नहीं करने वाली। मतलब हमारी शादी नहीं होने वाली है? जय ने एक गहरी सांस लेकर कहा। अच्छा छोड़ो ये सब, बनारस कब निकलना है? मंदिरा ने पूछा। परसों सुबह, जय ने कहा। ओके, मैं भी एयरपोर्ट तक चलूंगी, नेक्स्ट वीक हमें भी सूरत बीच निकलना है। अच्छा हाँ, याद आया मेरे चाचा का फोन आया था, उन्होंने कहा था कि बनारस पहुंचकर सबसे पहले भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लेना और वहां के कुछ चढ़े हुए फूल रख लेना और जब वो सूख जाए तो उस मंदिर के खंडहर में फेंक देना, फिर खुदाई का काम शुरू करना, कुछ अच्छा होगा। ओहो, फिर तुम्हारे चाचाजी की भविष्यवाणी, मेरे काम में भी इतनी दिलचस्पी क्यों? ओह कमान जय, मन हो तो कर लेना, न मन हो तो न करना। वो तो मैंने चाचाजी को अभी फोन पर बताया कि तुम बनारस जा रहे हो तो उन्होंने अपनी ओर से ये कहा था। वैसे काशी विश्वनाथ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ने को तो नहीं कहा ना। सुबह की फ्लाइट थी, जय दोपहर होने के पहले ही बनारस पहुंच गया था। उसके बाद उसे बनारस से आगे मलकापुर जाना था, करीब 1 घंटे की और जर्नी थी। एक स्थानीय गाइड जिसका नाम प्रदीप था, जय को लेने आया था, उसे भी काशी विश्वनाथ मंदिर जाना था तो जय भी उसके साथ हो लिया। जैसा मंदिरा ने कहा था वहां से कुछ फूल भी रख लेना, न चाहते हुए भी जय ने काशी विश्वनाथ के चरणों से स्पर्श किया हुआ फूल ले लिया और मंदिरा को व्हाट्सएप पर फोटो भेजकर लिख दिया, देखो तुम्हारे चाचाजी का कहा मैंने मान लिया,
अपने चाचा जी को दिखा देना और अब कुछ और नया करने के लिए मत कहना। मंदिरा ने रिप्लाई किया, वाओ सो स्वीट, मेरे अंकल पर इतना भरोसा, मतलब ज्योतिष मानते हो। मंदिर दर्शन करने के बाद जय प्रदीप के साथ कार में बैठकर मलखापुर गांव के लिए रवाना हो गया। कार का ड्राइवर मलखापुर का ही था और प्रदीप मलखावनपुर गांव के बगल वाले गांव का रहने वाला था। वह बनारस के एक छोटे से म्यूजियम में भी काम करता था और गाइड भी था। मलखापुर गांव बनारस से थोड़ा कटा हुआ था। वो एक घना जंगली इलाका था। एक बड़ा लंबा चौड़ा एरिया तो जंगली पेड़ पौधों से ही ढका था। गांव में घुसते ही कुछ गिनती के 50-60 के करीब घर दिखे। कार का ड्राइवर बोला, सर यही मेरा घर भी है, अब आगे केवल झाड़ी, बांस, बेर, टूटे फूटे मंदिर और जंगली जानवर ही दिखेंगे। जय ने कहा, अच्छा। थोड़ी ही देर में सच में ही कुछ मंदिरों के अवशेष और खंडहर दिखाई देने लगे। तभी जय को बाईं ओर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ दिखाई दिया। उस पीपल की मोटी मोटी शाखाओं पर काले कपड़े की ढेर सारी बनी गुड़िया जैसी चीज बांधकर लटकाई गई थी। जय ने कौतूहल भाव से प्रदीप से पूछा, ये सब क्या है? प्रदीप ने बताया, ये इन गांव वालों का किया धरा है। यहाँ के लोग नजर लगना, काला जादू और टोने टोटके में बहुत विश्वास करते हैं। किसी पर जादू करना हो या अपने बच्चे की नजर उतारना हो तो उसके नाम की एक काली गुड़िया बनाकर उस पर सिंदूर लपेटकर उसे यहाँ तंत्र मंत्र करके यहाँ बांध देते हैं। अच्छा, कहकर जय हंस पड़ा। प्रदीप भी हंसने लगा। फिर जय बोला, अच्छा जरा कार रोक दो, यहाँ की थोड़े से फोटो ले लूं। प्रदीप ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं सर, आराम से, जितनी मर्जी उतनी फोटो ले लीजिए। वैसे भी अब हम गेस्ट हाउस लगभग पहुंच ही गए हैं। ए मोहन, जरा कार रोकना। कार ड्राइवर मोहन ने फौरन कार रोक दी। तीनों कार से उतर गए। कार से उतरकर जय आसपास के अवशेषों और उस काली गुड़िया टंगे पीपल के पेड़ की फोटो लेने लगा। मोहन जय से बोला, एक बात बताऊं साहब, मेरे परदादाजी ने एक बार यहाँ पर बहुत बड़ा भूत देखा था। करीब 20 फुट का रहा होगा। उसके हाथ पैर थे ही नहीं, केवल सिर और धड़। वो केवल हंस रहा था। मेरे दादाजी 2 दिन तक बेहोश रहे थे। बहुत झाड़ फूंक किया गया, फिर मंत्र पढ़कर काली गुड़िया यहाँ बांधी गई, तब जाकर उन्हें होश आया। जय आंखें फाड़कर मोहन को देखने लगा। नाग मंदिर की रहस्यमयी अप्सरा भाग 4। प्रदीप जय के पास आकर फुसफुसाकर बोला, सर आपको यहाँ हर घर के आदमी से एक भूतिया स्टोरी सुनने को मिल जाएगी। जय धीरे से मुस्कुरा दिया। वो फोटो लेकर आसपास चहलकदमी करने लगा। करीब 100 कदम की दूरी पर बांस के बड़े बड़े पेड़ थे। अचानक हवा के तेज झोंके से वे बांस के पेड़ लहराने लगे। पेड़ के ऊपरी हिस्से लहराकर आगे पीछे होने लगा। तभी उन पेड़ों के पीछे शेषनाग के 3 फन जैसे कुछ दिखे। जय ने फौरन प्रदीप से पूछा, वो वहाँ बांस के पेड़ के पीछे क्या है? कुछ सांप के बड़े बड़े फन जैसा दिखाई दे रहा है। प्रदीप बोला, अच्छा वो बांस के पीछे जो दिख रहा है आपको, वो टूटा हुआ और एक बहुत ही पुराना शेषनाग मंदिर है। जो आपको दिखा है वह भगवान शेषनाग के बड़े फन हैं जो पत्थर के बने हैं। किसी विष्णु भक्त ने बनवाया था, शायद 1000 साल से भी पुराना है। जय आंखें बड़ी करके बोला, क्या 1000 साल से भी पुराना? मतलब मेरे काम की कुछ चीज मिल सकती है? मोहन बोला, अरे नहीं नहीं साहब, वहाँ गलती से भी मत जाइएगा। वो एक प्रेतबाधित मंदिर है। वहाँ पर हमेशा एक प्रेतनी घूमती रहती है। जय ने कहा, व्हाट नॉनसेंस। प्रदीप ने फिर धीरे से जय से कहा, दरअसल वहाँ कई सारे जहरीले सांप, बिच्छू, सियार, लकड़बग्घे रहते हैं। दिन में भी वहाँ उल्लू और चमगादड़ दिख जाते हैं। इसी कारण लोगों को वहां जाने से बचाने के लिए गांव के कुछ लोगों ने प्रेतनी की कहानी बना दी है, बस और कुछ नहीं। जो भी यहाँ नया आता है उसको यही बातें बताई जाती है ताकि वहां कोई जाए नहीं। सांप बिच्छू काट सकते हैं या लकड़बग्घे सियार हमला कर सकते हैं। ओह, तो ये बात है। जय बोला, हाँ, तुम वहां गए हो? जय ने प्रदीप से पूछा। प्रदीप ने कहा, हाँ गया हूँ। कुछ साल पहले दिल्ली जू के लिए लकड़बग्घे और सियार की जरूरत थी। दिल्ली जू स्टाफ के कुछ लोग यहाँ आए थे, साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी कुछ लोग थे। उनकी परमिशन से यहाँ से 4-5 सियार और करीब 10 लकड़बग्घे ले गए थे दिल्ली जू वाले।
मैं भी उनके साथ था। हालत खराब हो गई थी हमारी। हर 2 कदम पर एक जहरीला सांप पता नहीं कहाँ से रेंगते हुए निकल आता था। जय बोला, इंटरेस्टिंग है ये। कहकर जय ने फिर से उस जगह अपनी नजर घुमाई और ऊपर देखने लगा। वह पत्थर के बने शेषनाग के फन फिर से देखना चाहता था, पर अब हवा इतनी तेज नहीं चल रही थी कि बांस के पेंड हिलते तो वे फन दिखते। अचानक उसी दिशा से एक सरसराती हुई चुभती हवा जय के सीने में घुस गई। वह हवा इतनी तेज थी कि जय 2-3 कदम पीछे लड़खड़ाते हुए चला गया। प्रदीप ने कहा, क्या हुआ सर? अरे कुछ नहीं, हवा इतनी तेज से आई कि लगा जैसे किसी ने धक्का दे दिया हो। प्रदीप बोला, ये बड़ी उबड़ खाबड़ जगह है, हवा के झोंके से पैर लड़खड़ा जाते हैं। चलिए अब चलते हैं, शाम हो गई है। आपको गेस्ट हाउस छोड़ देता हूँ, कल आपको म्यूजियम ले चलूंगा। हाँ चलो, कहकर जय कार में बैठ गया। कार में बैठते ही अचानक जय को लगा उस शेषनाग मंदिर के आगे बांस के पेड़ के पास कोई औरत खड़ी है जो उसे देख रही है। जय ने उस ओर आंखें की वहां सच में कोई खड़ी थी, पर पलकें झपकते ही वो गायब। वो बोल उठा, अरे वहां कोई लेडी खड़ी थी, कहाँ गई? प्रदीप भी उस देखकर बोला, नहीं सर, वहां तो किसी के जाने की परमिशन ही नहीं है, लेडी कहाँ से आ जाएगी? मोहन ने कहा, हाँ वो प्रेतनी होगी। प्रदीप ने कहा, अच्छा तुम कार चलाओ। जय सोचने लगा, वहां सच में कोई थी या यूं ही धोखा हुआ है मुझे, पर एक सेकंड के लिए लगा वहां एक लड़की थी। ये शेषनाग मंदिर तो कोई इंटरेस्टिंग चीज लग रही है, यहाँ तो मैं जरूर जाऊंगा। वे सब गेस्ट हाउस पहुंच गए थे। गेस्ट हाउस से थोड़ी सी दूरी पर एक बहुत बड़ा घर था। प्रदीप ने बताया, यहाँ कालीन बनाने वाले मजदूर रहते हैं। जय ने पूछा, ये गेस्ट हाउस गांव से इतनी दूर क्यों है और ये मजदूर अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ क्यों रहते हैं? प्रदीप बोला, दरअसल बात ये है सर कि कालीन बनाते समय बहुत सारी गंदगी, छोटे छोटे रेशे के कण वगैरह निकलते हैं और वे सबके लिए सांस की बीमारी पैदा करते हैं, इसलिए मजदूर यहीं रहते हैं। कुछ मजदूर तो सुबह आते हैं और रात को चले जाते हैं, और ये गेस्ट हाउस थोड़ा अच्छा है इसलिए यहीं आपको लाया गया। अगर आपको पसंद नहीं है तो हम गांव वाले गेस्ट हाउस में भी चल सकते हैं, पर खुदाई वाली जगह और म्यूजियम यहाँ से बहुत पास है, बाकी आप जैसा कहें। नहीं ये ठीक है, जय ने गेस्ट हाउस के बाहरी हिस्से को देखते हुए कहा। तभी गेस्ट हाउस का नौकर शंभू दौड़ता हुआ आया और जय और प्रदीप को नमस्ते किया। प्रदीप ने शंभू का परिचय जय से कराते हुए कहा, सर ये इस गेस्ट हाउस के सारे काम करता है, आपके लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट बनाने की जिम्मेदारी इसी की है। फिर प्रदीप अपनी घड़ी देखते हुए बोला, ओके सर, अब मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। आपको यहाँ का म्यूजियम दिखाऊंगा और फिर उस मंदिर ले चलेंगे जहाँ आपको खुदाई करवानी है। जय गेस्ट हाउस के एक एक चीज का मुआयना करते हुए बोला, हाँ ठीक है, अब तुम निकलो, इट्स गेटिंग नाइट। ओके सर, गुड नाइट। प्रदीप शंभू को सब कुछ समझा कर चला गया। जय ने अपने कमरे की खिड़की से झांका, वहां भी एक मंदिर का खंडहर दिखाई दिया। उस मंदिर के खंडहर को देखते ही जय मन ही मन बोला, यहाँ तो लगता है मंदिर बनाने का कंपटीशन रहा होगा, हर 100 कदम पर एक मंदिर या मंदिर का खंडहर। जय गौर से उस मंदिर को देखने लगा। मंदिर का आधे से ज्यादा हिस्सा टूटा हुआ था। मंदिर का गुंबद और उसके ऊपर बने 7 कलश भी आधे आधे टूटे हुए थे। एक बैल की मूर्ति थी। जय को समझ में आ गया, यह शायद भगवान शिव के सेवक नंदी जी की मूर्ति है और यह शिव मंदिर ही रहा होगा। ये जरूर 15वीं शताब्दी के आसपास ही बनी होगी। शंभू जय के लिए चाय लेकर आ गया था। चाय लेते हुए जय ने खिड़की से दिख रहे उस टूटे मंदिर की ओर इशारा करके पूछा, यह मंदिर कितना पुराना है? शंभू उस मंदिर को देखकर बोला, साहब यह मंदिर 500 साल पुराना है। जय ने मन ही मन खुद को शाबाशी दी, मैंने सही अंदाजा लगाया। अच्छा, इस मंदिर की मरम्मत क्यों नहीं हुआ? मरम्मत कौन करने जाएगा साहब, ये तो भूतहा मंदिर है। भूतहा? सुनते ही जय ने अपनी भौहें ऊपर कर ली। हाँ साहब, करीब 300 साल पहले मुगल बादशाह औरंगजेब ने देश की कई मंदिरों को तुड़वा कर उन पर मस्जिद बनवा रहा था, तो उसके कुछ सैनिक यहाँ भी पहुँच गए थे। उस समय यहाँ यज्ञ हवन चल रहा था। यहाँ एक सोने का शिवलिंग था।
हजारों ब्राह्मण उस सोने के शिवलिंग पर दूध से अभिषेक कर रहे थे। तभी औरंगजेब के सैनिकों ने मंदिर पर हमला कर दिया, सारे ब्राह्मणों को मार डाला। हजारों शिव भक्त यहाँ पूजा कर रहे थे, उन्हें भी तलवार से काट डाला। सोने का शिवलिंग उठाकर ले गए वे लोग। यहाँ के पुजारियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया था और नंदी जी की मूर्ति को तोड़ दिया। उन सैनिकों ने गांव वालों को चेतावनी दी कि जो भी ब्राह्मणों का अंतिम संस्कार करेगा उसे भी मार दिया जाएगा। कुछ समय तक मंदिर ऐसे ही पड़ा रहा। फिर कुछ समय बाद यहाँ कुछ आत्माएं दिखने लगी। हर अमावस को उन ब्राह्मण की आत्माएं अपने खून से उस शिवलिंग के स्थान का अभिषेक करती है। साल के 11 अमावस्या यहाँ भूतों का डेरा जमता है। जय को शंभू के इस बेतुके कहानी पर हंसी आई, पर वह अपनी हंसी दबाते हुए बोला, साल के 11 अमावस्या, लेकिन साल में तो 12 अमावस्या होते हैं शंभू। नमस्कार दोस्तों, आप लोग मेरी रचना पर अपनी समीक्षा अवश्य दें। आपकी समीक्षा मेरा उत्साहवर्धन करेगी। और प्यारे दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि मुझे प्रोत्साहन स्टिकर भी अवश्य दें, इससे मेरी लेखनी को और भी धार मिलेगा। कहानी का अगला भाग सुनने से पहले सब्सक्राइब करें। नाग मंदिर की रहस्यमयी अप्सरा भाग 5। शंभू पूरे आत्मविश्वास से बोला, हाँ सर, आपने सही कहा, पर एक अमावस्या की रात तो दीपावली भी तो होती है। उस रात तो अपने गांव में पूर्णमासी से भी ज्यादा उजाला रहता है और उस रात इन भूतों की फटी रहती है। सुनते ही जय के होंठ से लगे चाय का कप हल्के से हिल गया और थोड़ी सी चाय छलक गई। पर वह मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि यह फटी रहती है तो पढ़े लिखे बड़े सिटी के यंग जनरेशन की बोली है। ऐसे सेंटेंस गांव देहातों के लड़के भी बोलने लगे। जय बोला, क्या बात है, भूतों की भी फटी रहती है? शंभू ने कहा, हाँ साहब, उजाले में भूत आएंगे तो हम उनकी बैंड बजा देंगे। एक बात और साहब, हनुमान जयंती के दिन तो सारे भूत दुबके रहते हैं। अच्छा, भूत भी डूबके रहते हैं? जय बहुत ही मुश्किल से अपनी हंसी रोककर शंभू से बातें कर रहा था। शंभू को भी ये सब बताने में बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ साहब, भगवान हनुमान की भूतों से घनघोर दुश्मनी जो है। घनघोर दुश्मनी? जय शंभू की वाक्पटुता का कायल हो गया। वह मन ही मन मंदिरा को याद करके बोला, यहाँ तो तुम्हें होना चाहिए था मंदिरा, तुम्हारे काम का एक भूत तो जरूर मिल जाता। फिर उसे प्रदीप की बात याद आई जो उसने पीपल वाले मंदिर के पास कहा था, यहाँ आपको हर आदमी और हर घर से एक भूतिया कहानी सुनने को मिल जाएगी। फिर शंभू ने कहा, अच्छा साहब, आप नहा धोकर फ्रेश हो जाइए, बाथरूम में गर्म पानी रख दिया है, मैं थोड़ी देर में आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। वह मुड़ा पर फिर वापस जय से बोला, सर आप कड़ी चावल खा लेंगे ना, वही बना है या कहिए तो कुछ और बनवा दूँ? कड़ी चावल तो जय को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर अब इतनी ठंड में इन लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। आज खा लेता हूँ, कल से बता दूंगा कि क्या खाना है। जय ने कहा, हाँ हाँ, खा लूंगा, पर खाना गरम ले आना। हाँ साहब, एकदम गर्मागर्म कड़ी और चावल ले आऊंगा। शंभू चला गया। जय चाय पीकर नहाने चला गया। यहाँ तो और भी ज्यादा ठंड है। जय ने मन ही मन कहा। नहा धोकर जय अपना मोबाइल चेक करने लगा। अपने बनारस पहुंच जाने पर वो सबको मैसेज कर रहा था, तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। जय बिना उस ओर देखे ही बोला, कमिंग। उस पता था शंभू ही होगा। एक मीठा स्वर जय के कान में पड़ा, साहब आपका खाना। लड़की की आवाज। मोबाइल स्क्रीन पर चल रही जय की उंगलियां अचानक थम गई। जय उस लड़की की ओर मुड़ा। एक लड़की जय के लिए खाना लेकर आई थी। ये कौन है और शंभू कहाँ है? होगी कोई, मुझे इससे क्या? उस लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वह काले रंग का घूंघट किए थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा प्लेट था। उसमें तो 3 तरह की सब्जियां, हलवा, पूड़ी और कटे हुए फल रखे थे। जय मोबाइल रख खड़ा हो गया और उस घूंघट वाली लड़की से बोला, अरे ये खाना, मुझे तो बताया गया था कि कड़ी चावल बन रहा है। लड़की बोली, साहब वो खाना तो मजदूरों के लिए बना था, मजदूरों वाला खाना आपको थोड़ी न खिलाएंगे। अरे नहीं नहीं, मैं खा लेता। बिना वजह इतनी ठंड में आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? लड़की बोली, आप खाना खा लीजिए, मैं चलती हूँ, थोड़ी देर में बर्तन लेने आ जाऊंगी, आप बर्तन दरवाजे के पास रख दीजिएगा। ओके।
वो लड़की चली गई। जय उसका चेहरा नहीं देख पाया, पर उसकी वॉइस कितनी स्वीट थी। अजीब बात है, इतना घूंघट अब कौन करता है। पूरा गर्दन तक ये लंबा घूंघट पड़ा था, पर गांव देहात की औरतें तो लंबे लंबे घूंघट करती ही हैं। पर ये कुछ अजीब थी, लाल रंग की साड़ी और काला घूंघट। जय ने अपना सिर झटका और हाथ धोकर खाना खाने लगा। ये खाना कुछ अलग था, न जाने किस चीज की सब्जी थी। चटनी भी इतनी लाजवाब, पतली पतली फूली हुई सुनहरी पूरियां और फल। कुल मिलाकर शाही भोजन था ये। प्लेट तो ऐसा चमक रहा था जैसे चांदी की हो। हाँ, ये चांदी की ही प्लेट हैं, पर इन मजदूरों के पास चांदी की प्लेट कहाँ से आएगी? या फिर हो सकता है मेरे लिए नया बर्तन निकाल कर ले आए हों। ये कटोरियां भी चांदी की लग रही हैं, या चांदी का पानी चढ़ा हुआ हो सकता है। असली नकली तो मैं भी पहचान लेता हूँ। ये चांदी ही है, पर मेरे लिए चांदी की प्लेट में खाना, मैं इतना विशिष्ट भी तो नहीं हूँ। जय ने और ज्यादा सोचने में दिमाग नहीं खपाया, वो इस डिलीशियस खाने में डूब गया। ये गांव वाले अपने खेत में उगाए सब्जियों से खाना बनाते हैं, और सुना था कि चूल्हे का खाना बहुत ही टेस्टी होता है, और आज तो टेस्ट भी कर लिया। वाकई यमी डिनर है। तभी जय को याद आया, उफ, डिनर की फोटो लेकर सबको भेजना भूल गया। सोचा था फोटो खींचकर फेसबुक और व्हाट्सएप पर भेज देता कि गांव का भोजन, पर इस खाने की इतनी बढ़िया महक ने सब भुला दिया। खाना खाकर जय को याद आया, उस लड़की ने कहा था, आप खाना खाकर थाली दरवाजे के पास रख देना। जय ने वो थाली बाहर दरवाजे के एक कोने रख दी और अंगड़ाई लेकर कुर्सी पर बैठ गया। वो फिर से फोन के मैसेज चेक करने लगा। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज आई, और बिना जय की कोई प्रतिक्रिया सुने ही शंभू अंदर आ गया और जय से बोला, माफ करना सर, थोड़ी देरी हो गई। वो आपके लिए गरम चावल बनाने लगा था, जो पहले बना था वो ठंडा हो चुका था। जय ने पहले शंभू को देखा, फिर उसके हाथ में लिए कड़ी चावल, फिर हैरानी से बोला, पर शंभू, मैंने तो खाना खा लिया है। अभी थोड़ी देर पहले एक लड़की लेकर आई थी, वहां डोर के पास देखो, अभी 1 मिनट पहले ही मैंने खाना खाकर प्लेट रखी थी। अब शंभू हैरान और दरवाजे के पास जाकर बोला, यहाँ तो कोई प्लेट नहीं रखी है सर। जय वहीं से बोला, अरे वहीं है प्लेट, अभी जस्ट 1 मिनट पहले ही मैंने रखा कि तुम आ गए। शंभू फिर से दरवाजे के आस पार गौर से देखकर बोला, नहीं सर, यहाँ तो गमलों के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब जय कुर्सी से उठकर दरवाजे के पास आया और दरवाजे के उस ओर देखा जहाँ उसने कुछ क्षण पहले ही खाने की जूठी प्लेट रखी थी। प्लेट सच में वहाँ नहीं था। जय शंभू से बोला, शायद वो लड़की ले गई होगी, पर इतनी जल्दी वो आई और लेकर चली भी गई। शंभू के चेहरे पर अनेक भाव आ जा रहे थे। कौन सी लड़की सर? यहाँ तो कोई लड़की नहीं रहती है, सारी औरतें तो गांव में रहती हैं। यहाँ तो केवल 50-55 के करीब मर्द है जो मजदूर है। फिर कौन सी लड़की आपके लिए खाना लेकर आ गई थी? अरे नहीं शंभू, मैं सच कह रहा हूँ, वो एक लड़की थी, लंबा घूंघट लिए थी। क्या लेकर आई थी आपके लिए वो? शंभू ने पूछा। जय ने याद करते हुए कहा, कुछ फ्रूट्स थे, स्प्राउट, सब्जी, पूरी और मीठा। बहुत ही टेस्टी डिनर था। है, ऐसा खाना यहाँ कौन बनाता है? कौन हो सकती है वो? अच्छा ठीक है सर, अब तो आप ये खाएंगे नहीं तो फिर मैं चलता हूँ। होगी कोई हमारे गांव की ही। अच्छा तो आप सुबह नाश्ते में क्या लेंगे? जय भी आश्चर्य में था कि यहीं की एक लड़की मेरे लिए खाना लेकर आती है और इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। अगर इन लोगों को नहीं पता तो उस लड़की को मेरे बारे में कैसे मालूम कि मुझे डिनर की जरूरत है? उधर से ध्यान हटाकर जय ने कहा, बिना तेल घी वाला कुछ ले आना। अगर इडली सांभर मिल जाए तो अच्छा है, मल्टीग्रेन ब्रेड और ब्लैक कॉफी भी चलेगी, नहीं तो पोहा ही ले आना। पोहा जानते हो ना कि क्या है? जय बातें शंभू से कर रहा था, पर उसका ध्यान उस लड़की पर लगा था। आखिर कौन थी वह? जानने के लिए सुनते रहे ओनली ऑन राज एक्सप्लोरर अगला भाग के लिए 100 कमेंट्स।